स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सीएम के द्वारा पीएम का आभार जताया गया। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से उत्तराखंड के विकास कार्यों को बढ़ाने का पूरा योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को केंद्र द्वारा 1164 करोड़ रुपए की धनराशि औद्योगिक पैकेज के लिए आवंटन की गई है, जो कि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इस राशि को लेकर बात करते हुए कहा कि ये नाकाफी है। आपदा और अन्य कारणों की वजह से उत्तराखंड का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विशेष कृपा उत्तराखंड राज्य पर रही है। वो हमेशा उत्तराखंड राज्य को तवज्जो देते हैं और यहाँ के विकास कार्यों को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान उनका रहता है। अभी उनके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को 1164 करोड़ रुपए का जो पूर्व में जो धनराशि थी उसको अलॉटमेंट किया गया है औद्योगिक पैकेज के लिए, जो 17 और 21 में 22 में जो औद्योगिक पैकेज के लिए राज्यों में काम हुआ है, नए उद्योग पंजीकरण हुए हैं, उनका स्थापन का काम हुआ है। इन सारे विषयों को लेकर 1164 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। ये निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ी गर्व की विषय है और राज्य की जनता, राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तराखंड की सरकार प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देती। तो बीजेपी इस दौरान प्रधानमंत्री को आभार जताती हुई इस दौरान यहां पर नजर आ रही है और इस दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि ये जो राशि दरअसल दी गई है वो नाकाफी है। उतनी राशि जो दी गई है वो काफी नहीं है उत्तराखंड के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। नमस्कार जी। गरिमा जी, जो राशि केंद्र से कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो राशि है वो नाकाफी है, आपको क्या कुछ उम्मीद थी? नहीं, देखिए, नाकाफी तो है ही, पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि क्या उत्तराखंड में कितना भी पैसा दे दो, क्या वो यूटिलाइज होता है? आज तक स्मार्ट सिटी देहरादून के लिए सुनने में आया है 1200 करोड़ रुपया लग चुका है, जिसमें एक नया शहर बस सकता था इतने पैसों में। लेकिन जस के तस हालात आप देखिए, जगह जगह निर्माण कार्य चल रहा है, जल भराव होने की वजह से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। तो ऐसे में पैसा भेजने भर से काफी नहीं होगा ना, आपको सुपरविजन करना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा कि उस पैसे की बंदरबांट हो रही है या वाकई वो यूटिलाइज हो रहा है। और जितनी धनराशि आप बोल रही हैं, मेरे सूत्रों के हिसाब से ये दोनों मिलाकर हिमाचल और उत्तराखंड के लिए दी गई है इसकी। जी, हमने वही बताया, हिमाचल और उत्तराखंड दोनों के लिए दिया गया है। 1164 करोड़ का ये बजट है। आप बताइए हमारे हाथ से क्या आया? जी, हमारे हाथ से आया है लगभग 572 करोड़। 572 करोड़ तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। ये तो कौन सी जेब में डाल देंगे उसको पता ही नहीं चलेगा। अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर चुके हैं। हॉस्पिटल हमारे पास है तो मशीन नहीं है, मशीन है तो दवाई नहीं है। हमारी 600 से ज्यादा, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बता रही हूँ, 600 से ज्यादा सड़कें हमारी बाधित है। तो आप उत्तराखंड में क्या क्या संभाल लेंगे इन 572 रुपए में? ठीक है गरिमा जी, हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। और संजीव जी, गरिमा जी को आपने इस दौरान सुना ही होगा। गरिमा जी कह रही हैं कि आप जो कह रहे हैं 1664 करोड़ रुपए की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन बात अगर यहाँ पर की जाए सिर्फ उत्तराखंड को लेकर तो उत्तराखंड को तो सिर्फ 572 ही इस दौरान राशि दी गई है, 572 करोड़ की।
इतनी राशि में उत्तराखंड का क्या कुछ भला हो पाएगा? रेशा जी देखिए, आप पहले गरिमा जी से आपको ये प्रश्न करना चाहिए। आपकी भी डबल इंजन की यहाँ पर 2004 से 2007 तक और 2012 से 2014 तक 2 बार आपकी डबल इंजन की यहाँ सरकार रही। तो आपने उत्तराखंड की बेहतरी के लिए क्या किया, कितने आप फंड्स लेकर आए? और मैं आपसे ये भी साथ साथ बता देना चाहता हूँ कि जिस समय हमारी सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय हम आर्थिक पैकेज 1000 करोड़ का यहाँ पर लेकर आए उत्तराखंड के लिए और विशेष राज्य का दर्जा हमने उत्तराखंड को दिया। किंतु जैसे इनकी डबल इंजन सरकार आई, इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया, इन्होंने 1000 करोड़ के पैकेज को छीनने का काम किया, इन्होंने 108 योजना जो एक जीवनदायिनी योजना थी उसको छीनने का काम किया। तो ये तो छीनने वाले लोग हैं, ये देना तो जानते ही नहीं। ठीक है संजीव जी आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन सर देखिए राज में कितना ये लोग राशि लेकर आए। इस वक्त तो आपकी सरकार है ना, और जो सत्ता पक्ष में होता है जाहिर सी बात है विपक्ष का काम है सवाल करना, वो सवाल कर रहे हैं, आपका काम है जवाब देना। गरिमा जी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो पैसा आता है वो यूटिलाइज भी होता है या नहीं होता है, कम से कम वो तो बता दीजिए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है रेशा जी। आप इस समय देखिए 1,50,000 करोड़ रुपए की 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं परियोजनाएं केंद्र पोषित उत्तराखंड को मिली है। मैं सोचता हूँ आज से पहले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कभी हुआ नहीं। और कांग्रेस को ये बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, इनके हाथ में जब जब सत्ता रहती है ये लोग केवल और केवल भ्रष्टाचार को एक अपना एक मिशन बनाकर चलते हैं। न इनको जनता की चिंता है, न जनता के सरोकारों की चिंता है। अभी बात आप कर रही थी डॉक्टर्स की, ठीक है, लेकिन संजीव जी आपको तो काफी चिंता है ना, मान लिया, ठीक है सर प्लीज, कांग्रेस को ठीक है, कांग्रेस को चिंता नहीं है और कांग्रेस को चिंता होगी भी क्यों, क्योंकि जनता ने तो आपको सिर आंखों पर बैठाया है, जनता ने आपकी सरकार इस दौरान बनाई है। लेकिन सर प्लीज सुन तो लीजिए सर, देहरादून में क्या स्थिति है, देहरादून में क्या स्थिति है, डेंगू से कितने लोगों की जान जा चुकी है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हमारा नगर निगम बेहतर तरीके से काम कर रहा है, जगह जगह फॉगिंग हो रही है और कोरोना से सीख लेते हुए जिसमें हमने जो इतनी बड़ी विभीषिका के ऊपर विजय पाई है, उसी तर्ज पर हमारे सर ये भी बता दीजिए कि डेंगू से कितने लोगों की जान जा चुकी है, वो भी बता दीजिए जरा। हम टैंकर से फॉगिंग कर रहे हैं और जो डेंगू का लार्वा है उसको पूरी तरह नष्ट करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे जितने भी जिला चिकित्सालय CHC PHC सेंटर्स हैं उनमें तमाम दवाएं हम लोग मुफ्त दे रहे हैं। तमाम जितने भी 247 तरीके के पैथोलॉजी टेस्ट हैं हम पूरी तरह से मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। हम जनता के सरोकारों का पूरा ध्यान रखते हैं और कांग्रेस का काम केवल और केवल आरोप लगाना और इसके अलावा कुछ करना नहीं। कांग्रेस ने तो सवाल ही नहीं किया, गरिमा जी ने तो सवाल ही नहीं किया, सवाल तो मैं कर रही हूँ ना आपसे। सर ये बता दीजिए ना कि डेंगू से अब तक कितने लोगों की जान जा चुकी है, वो तो आप बता नहीं रहे हैं। आ रही है गरिमा जी, और कोई भी ऐसी सड़क नहीं। जी ये तो बिल्कुल सत्यनारायण की कथा के तरह जितना ये पढ़ के आए इनको यहाँ पर सारी उल्टी करनी होती है, ना वो आपकी सुन रहे ना वो मेरी सुन रहे। आप देख लीजिए सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है यहाँ चैनल पर, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई आपके सवालों पर ध्यान नहीं। उनको जितना बोलना है वो बोल के जाएंगे, चाहे आप सवाल नॉर्थ का करेंगी वो जवाब साउथ का देंगे। संजीव वर्मा जी की इतना ही ज्ञान और इतनी ही अल्प बुद्धि है कि चर्चा किस तरह से की जाती है शायद उनको पता ही नहीं है। मैं यहाँ पर मैडम ये कहना चाहती हूँ कि संजीव वर्मा पूरी बातें भूतकाल में कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार की तो इन्होंने क्या किया, अटल बिहारी जी के टाइम पर हमने ये किया। तो एक बात सुनिए, आपके मुंह में एक बात, अरे संजीव वर्मा जी थोड़ा सुन भी रहा करिए भाई, कितना बोलेंगे? इलाज कराइए पहले। ये आपका इंटरव्यू चल रहा है क्या चैनल में कि आप अनवरत बोलते चले जाएंगे? उसके पास आप उसकी आवश्यकता है आपको, जो मुंह आता है बोलती है आप।
शर्म नहीं आती है आपको? देखिए संजीव जी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप लोग सत्ता पक्ष में हैं, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष तो सवाल पूछेगा ना, तो उसके जवाब दे दीजिए। दिक्कत क्या है? रेशमा जी, ये कह रहे हैं गरिमा जी को शर्म नहीं आती। मैंने ऐसा शर्म वाला कौन सा काम कर दिया, ये बताइए तो इनसे पूछिए जरा, मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? बोलना शुरू कर देते हैं, ये कोई तरीका नहीं है ना। संजीव जी, गरिमा जी पूछ रही हैं कि उनको किन बातों पर शर्म आनी चाहिए, जरा ये भी बता दीजिए। शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि जो आप झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का काम करती हैं, जो उत्तराखंड को बदनाम करने का काम करते हैं, जब 4 धाम यात्रा को आप बाधित करने का काम करते हैं, आप कांवड़ यात्रा को बाधित करने का काम करते हैं, आप उत्तराखंड को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। संजीव जी बोलने दीजिए, संजीव जी गरिमा जी को सुन लीजिए। ठीक है सर, शर्म इस बात के लिए आनी चाहिए। ठीक है, सुन लीजिए। इन्होंने कहा, गरिमा जी बताएं कि इन्होंने अपनी डबल इंजन की सरकारों में क्या किया। मेरे मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी, जो अब हमारे बीच में नहीं है, वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में 40,000 करोड़ का निवेश उत्तराखंड में लाए। आज जितने बड़े बड़े किसकी सरकार थी ये भी आपको बताना चाहिए। केंद्र में किसकी सरकार थी ये भी आपको बताना चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। संजीव जी सुन लीजिए, आप लोगों के साथ सर दिक्कत ये है कि धैर्य किसी के अंदर नहीं है, कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। कौन क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, उस पर भी फोकस नहीं किया जाता। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि सवाल कुछ किया जाता है और जवाब कुछ दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, गरिमा जी आपका भी और संजीव जी आपका भी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी अक्टूबर में पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां चीन सीमा पर स्थित प्रथम गांव के लोगों से संवाद करने के साथ नारायण आश्रम में रात्रि विश्राम भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। जब भी वो यहां आते हैं, नई सौगात उत्तराखंड को देकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि 4 धाम का विकास हो या फिर कुमाऊं के मंदिर, उनसे भी लगाव पीएम मोदी को है। उन्होंने उत्तराखंड का दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो इस बार काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर काम किया। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जब केदारनाथ जब वो आते हैं तब से देखा है हमने कि लगातार श्रद्धालुओं की, विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। पिथौरागढ़ में कैलाश जी के मंदिर का दर्शन करेंगे, कैलाश में जाएंगे और पिथौरागढ़ जो कि समसामयिक दृष्टि से बॉर्डर से लगा हुआ राज्य का एक अंश है और वहाँ पर आईटीबीपी के जवानों के साथ भी रहेंगे। समय समय पर प्रधानमंत्री की सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों का सावर्धन भी करते हैं और उनके आने से उत्तराखंड में जो कैलाश मंदिर है उसको नई दिशा मिलेगी, कैलाश मंदिर को नया पहचान मिलेगी। वहाँ पर जो पर्यटन है उनको आने के लिए डेस्टिनेशन भी दस्तावेज मिलेगा। तो निश्चित रूप से पिथौरागढ़ से आने के साथ ही उत्तराखंड में जो धर्माटन है, तीर्थाटन है, उसको भी इस दौरे से बढ़ावा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस वक्त। योगेश, 2 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? अभी फिलहाल कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा, कैसा रहेगा, ये कुछ सामने नहीं आया। ना ये सामने आया है कि वो जो 2 दिन का उनका दौरा होगा वो किस वक्त होगा। लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है कि वो दीपावली में ही पहुंचेंगे सैनिकों के बीच में पिथौरागढ़ में, वो अपनी दीपावली मनाएंगे। हर बार ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं दीपावली में सैनिकों के बीच में नजर आते हैं, कभी बाबा केदार के दर पे नजर आते हैं और इसी तरह से इस बार भी उम्मीद पूरी ये लगाई जा रही है क्योंकि तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अगर देखा जाए पुलिस की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, भाजपा भी तैयारी शुरू करने लगी है और देखा जाए तो सरकार भी इस पूरे दौरे को लेकर उत्साहित अभी से ही नजर आने लगी। लेकिन इतना जरूर है कि दीपावली के वक्त में ही ये आने का तय माना जा रहा है कि वो दीपावली में आएंगे और जो सैनिक है सैनिकों के बीच में अपनी दीपावली मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए योगेश।
उधर G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के बाद विश्व के कई देशों से भारत के प्रति सकारात्मक संदेश आ रहे हैं। इसी बीच प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारत ने इस साल की G20 की अध्यक्षता और G20 की अध्यक्षता के साथ कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं। इस बार G20 के सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य वाले भारत के फैसले को पूरे विश्व ने स्वीकार किया। भारत सरकार की एक मजबूत छवि नजर आई। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने जिस तरह से G20 की अध्यक्षता की है वो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा विजन होता है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विश्व के अंदर जो अपना स्थान बना है उसका ही परिणाम है कि उन्होंने G20 का जो स्वरूप है वो भी विश्व को बताने का काम किया कि हमारे भारतवर्ष के अंदर अनेकों राज्यों में, अधिकतर राज्यों में उसकी बैठकें हुई हैं। वहाँ का पूरा जो विषय था, एकता का विषय, राष्ट्र एकता का भाव था, वो विश्व के पटल पर रखने का काम मोदी जी ने किया है। और जिस प्रकार की चर्चाएं जो विदेशी शक्तियां थी भारत के बारे में चलाती थी कि यहाँ एकता नहीं है, आपसी द्वंद्व है, इन सारे विषयों को एक प्रकार से धूल में मिटाने का काम और इन सब चीजों को तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित करने का काम मोदी जी ने किया। आज जो G20 की बैठक दिल्ली में हो रही है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो विश्व के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ, विश्व शांति के नारे के साथ ये जो चल रहा है, तो भविष्य के अंदर जो विश्व के अंदर अनावश्यक युद्ध होते हैं। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ने हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार इन मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में डेंगू के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दर्जन से ज्यादा लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा कि डेंगू को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। आज 40 लाख रुपए हर महीने फॉगिंग के लिए नगर निगम को दिए जा रहे हैं, लेकिन फॉगिंग कहां हो रही है ये किसी को नहीं पता है। सरकार कह रही है कि 10,000 से नीचे जब प्लेटलेट्स जाएंगी तब उन्हें प्लेटलेट्स दी जाएंगी। ये भी अजीब फैसला है। इतने डेंगू के मच्छर घूम रहे पूरे शहर में। देखिए, ये तो सरकार से प्रश्न होना चाहिए। जो एडवाइजरी जारी करे सरकार कि 10,000 से ज्यादा प्लेटलेट्स हो जाएंगे तब जो है आपको प्लेटलेट्स मिलेंगे या खून दिया जाएगा, उस सरकार का क्या कहना। 40 लाख रुपए रोज हर महीने नगर पालिका को फॉगिंग के लिए दिए जा रहे हैं। किसी से पूछो, किसी के मोहल्ले में फॉगिंग हो रही है, आखिर वो 40 लाख रुपए क्या जा रहा है। 12 से ज्यादा लोगों के आंकड़े मृत्यु के सरकारी अस्पताल के, प्राइवेट हॉस्पिटल का भी पता नहीं। तो बड़े बुरे हालात है इस प्रदेश में। और यहाँ देख लीजिए, जोशी का जोशी से मिलन चल रहा है। जितने स्थानीय मुद्दे, अंकिता मर्डर केस में जोशी जी गायब थे, भर्ती घोटालों में जोशी जी गायब थे, लेकिन आज पटका बात के फिर आ गए हैं और बीजेपी का एक और मोर्चा दोबारा दिखा। उधर डेंगू के हाहाकार के बीच हरिद्वार में कई प्राइवेट अस्पताल मनमानी पर उतारू हैं। यहां बिना डेंगू के लक्षण वाले मरीजों को भी अस्पताल में भर्ती कर उनसे मनमानी दाम वसूले जा रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों का भी बुरा हाल है। यहां हर दिन 500 से ज्यादा मरीज ओपीडी में दवा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और कई मरीजों को बिना डॉक्टर को दिखाए ही वापस लौटना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर मनमानी न करें, इसके लिए टीम बनाई गई है। अगर कहीं भी मनमानी करने और ओवर चार्जिंग का मामला सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी। ये हमने एक टीम बनाई हुई है इसके लिए, हमने पहले ही भेजा था, आज भी वो टीम जा रही है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भर्ती मरीज हैं उनसे इंटरव्यू करे जाएं, उनकी रिपोर्ट्स देखी जाएं कि क्या वाकई इन्हें आवश्यकता थी, और कहीं भी ऐसी कोई अगर संभावना लग रही है कि ज़्यादा चार्ज लिया जा रहा है तो मैंने अपने स्तर से सबको कहा है, पर्सनली कहा है। लेकिन अगर इस तरह की आएगी तो निश्चित उस पर कार्रवाई करी जाएगी। उधर स्मार्ट सिटी देहरादून के निर्माण कार्य को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी में 1400 करोड़ आए लेकिन लगे कहां पता नहीं। प्रीतम सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के पैसों की बंदरबाट की जा रही है। देहरादून को ऐसा स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। मोदी जी को हमारे पुराने देहरादून का स्वरूप ही हमें वापस कर देना चाहिए। मैंने कहा था कि कार्य संचालन नियमावली में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री 3 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है
और विधानसभा अध्यक्ष ने सप्लीमेंट्री पूछने की जब इजाजत दे दी तो संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना कि परंपरा, अरे परंपरा अपनी जगह है, कार्य संचालन नियमावली अपनी जगह है, और जब विधानसभा अध्यक्ष जो है प्रश्न पूछने की इजाजत दे रही है तो उस पर फॉरवर्ड करना कदापि उचित है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। स्मार्ट सिटी की जो हालत है मैं समझता हूं कि आप सब लोग उसको देखते हैं, कहीं पर भी स्मार्ट नहीं दिखाई दे रही है। और हम तो कह रहे हैं कि जो देहरादून शहर का पुराना स्वरूप था उसे ही रहने दो, ये स्मार्ट सिटी जो है मोदी जी को वापस कर दीजिए। उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है। भारी तादाद में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मानसून सीजन में कई बार यात्रा जरूर बाधित हुई थी, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं का चारधाम में पहुंचना लगातार जारी है। इसको लेकर बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस बार मानसून की वजह से बीच बीच में यात्रा प्रभावित हुई, लेकिन अब धीरे धीरे मानसून सीजन खत्म हो रहा है और श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा में पहुंचना लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बाद भी पिछले साल की अपेक्षा इस बार 37 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन किए हैं। अभी चारधाम के कपाट बंद होने में लंबा समय बाकी है। ऐसे में चारों धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले साल की अपेक्षा इस साल बढ़ेगा। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष के अनुसार बद्री केदार समिति और अन्य संस्थाओं के माध्यम से चारधाम यात्रा को सुगम बनाने का काम किया जा रहा है। जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर विशेष रूप से समिति ध्यान रख रही है। उधर अवैध खनन और खनन सामग्री के भंडारण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन अभियान चला रहा है। इसके तहत एसडीएम अजयवीर सिंह ने बहादुराबाद क्षेत्र में रेत बजरी बेचने वाली कई दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई सामान को भी जब्त किया गया। प्रशासन ने सड़क पर अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को ध्वस्त भी कराया। वहीं इस मौके पर एसडीएम ने करीब आधा दर्जन दुकानों को नोटिस देकर जवाब भी मांगा। एसडीएम के मुताबिक जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध खनन और खनन सामग्री का भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डोईवाला पुलिस द्वारा एटीएम में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को नकदी 27,000 कैश, मास्टर चाबियां और एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। ये सभी उत्तराखंड में घूमने के बहाने आकर बिना गार्ड वाले एटीएम में जाकर पहले रेकी करते थे और फिर मौका देखते ही रुपये निकालने वाले स्थान पर एक काले रंग की 9 या 10 इंच की लंबी फाइबर की पट्टी लगा देते थे, जिससे कोई व्यक्ति जब एटीएम से पैसे निकालता तो उसके खाते से वो पैसे कट जाते, पर एटीएम से बाहर नहीं आ पाते। वहीं पिछले कई दिनों से सामने आ रहे इस मामले के संज्ञान लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।